नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दुनिया में भारत की साख सुधरी है। दुनिया की मशहूर रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत को पहले खतरे वाली या कि BBB माइनस रेटिंग दी हुई थी। अब उसे स्थिर श्रेणी में रखा है। इसका अर्थ है कि कोई यदि भारत में पैसा लगाए तो खतरा नहीं है। एजेंसी ने भारत के राजनीतिक और आर्थिक हालातों में सुधार आया बताया है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि हालात बेहतर होने के संकेत है। सब कुछ ऐसे ही ठीक चला तो भारत की रेटिंग और बेहतर होगी। केंद्र सरकार के घाटे में गिरावट, वित्तीय प्रबंध बेहतर होने और महंगाई में कमी की बातों की बदौलत यह सुधार है। सवाल है कि यदि दुनिया की रेटिंग एजेंसी भारत में अच्छे दिन आए मान रही है तो क्या हमारे उद्योगपति, कारोबारी और आर्थिकी के जानकार भी अच्छे दिनों को महसूस कर रहे हैं? जमीनी हकीकत क्या है? मोटे तौर पर आर्थिकी दौड़ भले नहीं रही हो, लेकिन पटरी पर लौटती लगती है। केंद्र सरकार का विकास का हल्ला इतना गजब है जिससे अपने आप बहुत कुछ होता हुआ लगता है। हालांकि तथ्य यह भी है कि बैंकों की ब्याज दर जस की तस ऊंची है। कोयला खदानों की रद्दगी से निवेशकों को भारी झटका लगा है। सो हकीकत का सवाल बहुत पेचीदा है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से अलग भाजपा के अंदर एक नई राजनीति चल रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी के नेता छोटी सहयोगी पार्टियों का विलय कराने की कोशिश में लगे। जिस अंदाज में पुरानी सहयोगी पार्टियों से भाजपा का साथ छूट रहा है, उसे ठीक करने का भाजपा को एक ही उपाय दिख रहा है कि सहयोगियों का विलय करा लिया जाए। इसकी शुरुआत अपना दल से हो सकती है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा में ओबीसी राजनीति को प्रमोट करने की सोच है। देश के ज्यादातर हिस्सों में ओबीसी आबादी 50% या उससे ऊपर है। इसी राजनीति के तहत महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे का नाम सीएम पद के लिए चर्चा में आया है। बहरहाल बताया जा रहा है कि अपना दल का अगर भाजपा में विलय हो जाता है तो उसकी नेता अनुप्रिया पटेल अगले चुनाव में मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। इसी तरह बिहार में भाजपा की नजर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर है। हालांकि कुशवाहा चाहते हैं कि उनकी पार्टी अलग बनी रहे और भाजपा उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार पेश करे, लेकिन भाजपा के नेताओं का कहना है कि अगर वे पार्टी का विलय कर देते हैं तो इस बारे में सोचा जा सकता है। जदयू और शिवसेना के अलग होने और अकाली दल के साथ संबंध बिगड़ने के बाद भाजपा तालमेल की बजाय अकेले राजनीति करने की रणनीति अपना रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में चुनाव के बाद के हालात के हिसाब से गठबंधन की बात शुरू हो गई है। हालांकि सभी पार्टियां प्रचार में कह रही हैं कि उनको अकेले बहुमत मिलेगा और चुनाव के बाद किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हकीकत है कि किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने का भरोसा नहीं है। चुनाव पूर्व कराए गए सर्वेक्षण और सट्टा बाजार में दोनों जगह त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जताई जा रही है। मौजूदा सर्वेक्षणों का आकलन दोनों जगह बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी रहने का अनुमान है। सो सबसे ज्यादा बीजेपी के भीतर सक्रियता है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी के कुछ नेता और उसकी सहयोगी आरपीआई के नेता रामदास अठावले शिवसेना से लेकर मनसे और एनसीपी तीनों पार्टियों के नेताओं के संपर्क में हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं को भी लग रहा है कि चुनाव के बाद शिवसेना उनके साथ आ जाएगी। इसी तरह हरियाणा में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हो कि उनको जेल के लोगों से समर्थन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अकाली दल के जरिए बीजेपी नेताओं की बात चौटाला की पार्टी से हुई है। अगर बीजेपी को बहुमत के लिए ज्यादा सीटों की जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस को रोकने के लिए वो चौटाला की मदद लेगी या उनको मदद देगी, और अगर बहुमत के लिए कम सीटों की जरूरत होती है तो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से बातचीत होगी। कांग्रेसी नेता भी महाराष्ट्र में एनसीपी और मनसे और हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही भरोसे में नहीं है कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी। राज्यपालों की नियुक्ति का दूसरा दौर राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद शुरू होगा। पहले दौर में पार्टी के कई पुराने नेताओं को राजभवनों में भेज दिया गया है। दूसरे दौर में पार्टी नेताओं के साथ साथ कुछ ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की लॉटरी भी खुल सकती है। इसका कारण यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कई वैकेंसी है। अकेले के पॉल 3 राज्यों का प्रभार संभाल रहे हैं। आमतौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनेताओं की नियुक्ति नहीं होती है। नेता उधर जाना भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए भाजपा के करीब रहे कुछ पूर्व नौकरशाहों, वकीलों आदि को वहाँ भेजा जा सकता है।
कुछ बड़े राज्यों के राज्यपाल भी बदले जा सकते हैं, जिनकी जगह भाजपा के पुराने नेताओं को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव और तमिलनाडु के राज्यपाल के रोसैया को हटाया जा सकता है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की वजह से 2 मराठी राज्यपालों की कुर्सी बची हुई है। चुनाव के बाद बिहार के राज्यपाल DY पाटिल और पंजाब के शिवराज पाटिल की विदाई संभव है। झारखंड चुनाव से पहले राज्यपाल सैयद अहमद के भी बदले जाने की चर्चा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले वहां NN बोरा की जगह नया राज्यपाल बनाया जा सकता है। भाजपा के पुराने नेता AR कोहली और भाजपा से जुड़े रहे प्रेमनाथ हून के नाम की चर्चा है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे हरियाणा के घोटाले वाले प्रदेश की छवि बदलेंगे। उन्होंने आज महेंद्रगढ़ की रैली में कहा कि वे स्कैम हरियाणा को स्किल्ड हरियाणा में तब्दील करेंगे। उन्होंने लोगों से पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि वे केंद्र और राज्य के संबंध मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि प्रदेश का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी विरोधी घोटालों में शामिल हैं। उन्होंने लोगों से पूछा कि वे घोटाले वाला हरियाणा चाहते हैं या कौशल विकास वाला हरियाणा। उन्होंने वंशवाद की राजनीति पर हमला करते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि वंशवाद की राजनीति के चलते पिछले 25 साल में हरियाणा विकास नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल से 4-5 परिवारों ने हरियाणा की राजनीति पर नियंत्रण कर रखा है। मोदी ने लोगों से कहा कि अगर वे विकास चाहते हैं तो वंशवाद की राजनीति से मुक्त होना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा को वंशवाद या बाहुबलियों से मुक्ति दिलाने के लिए पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार चुननी होगी। मोदी ने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा तो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर 1 और 1 11 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इशारों में अपनी सहयोगी पार्टी रही शिवसेना और तमाम विपक्षी पार्टियों को जवाब दिया है। हालांकि उन्होंने शिवसेना का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि विपक्ष की सारी पार्टियां जनता का जोश देखकर परेशान हो गई हैं और इसलिए उनकी रैलियों को लेकर हंगामा कर रही हैं। गौरतलब है कि शिवसेना, मनसे, NCP, इनेलो, कांग्रेस आदि हरियाणा और महाराष्ट्र की सभी पार्टियों ने सवाल उठाया है कि वे प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज छोड़कर रैली कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा मुखर शिवसेना और मनसे रही है। दोनों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को इतनी रैली नहीं करनी चाहिए। आज सोनीपत की रैली में मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जब वे प्रचार कर रहे थे तब विपक्ष इतना हंगामा नहीं मचाता था, लेकिन अब उनकी रैलियों को लेकर सभी हंगामा कर रहे हैं क्योंकि अब जन ज्वार उठ रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह जन ज्वार कांग्रेस को छोड़ेगा नहीं। महाराष्ट्र में 2.5 दशक तक भाजपा की सहयोगी रही शिवसेना ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। शिवसेना ने कहा है कि मोदी को महाराष्ट्र पर नहीं पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए। सीमा पार से लगातार हो रहे संघर्ष विराम का जिक्र करते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने में सरकार विफल रही है, इसलिए उसके हौसले बढ़ रहे हैं। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए मोदी के कहे मुताबिक 56 इंच का सीना जरूरी नहीं है, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसमें लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ऐसे समय में महाराष्ट्र की रैलियों में व्यस्त है जब उनके केंद्र में ज्यादा जरूरत है। शिवसेना ने यह भी आरोप लगाया है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो रहा है। सामना में शिवसेना ने कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर बाद में भी बात हो जाएगी, लेकिन देश को पाकिस्तान के खुराफातों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में उतरे। अपनी पहली चुनावी रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। रायगढ़ की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वे सत्ता में आने से पहले कहते थे कि उनकी सरकार बनी तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वही पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते रहे और चीनी सैनिक घुसपैठ करते रहे। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री इस मामले पर क्यों चुप हैं। राहुल ने दावा किया कि गरीबों के लिए बनाए गए सारे कानून मौजूदा सरकार पिछले दरवाजे से खत्म करती जा रही है। एक बार फिर राहुल ने कहा कि भाजपा की सरकार मार्केटिंग अच्छी करती है, तभी पीएम झाड़ू उठाते हैं तो सब जगह दिखाया जाता है, और जब चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं तो सब जगह चुप्पी छा जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव लगातार 9वीं बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। लखनऊ में आज से शुरू हुए पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने बताया कि मुलायम सिंह को फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। वे अगले 3 साल तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। मुलायम सिंह ने राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे अपने आचरण में सुधार करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता अनदेखी को कभी नहीं भूलते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गरजने वाले बादल हैं, बरसते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चीन बार बार घुसपैठ कर रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। लखनऊ में आज शुरू हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए शरद यादव ने कहा कि वे मुलायम सिंह के हमेशा अच्छे मित्र रहे हैं। शरद यादव ने कहा कि दोनों ने जब से होश संभाला है तब से साथ साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में जो हालात बन गए हैं उससे संविधान को काफी चोट पहुंची है और इस समय देश को बचाना पहला लक्ष्य है। सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शरद यादव के शामिल होने से कई अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि शरद यादव ने सपा के साथ किसी किस्म के तालमेल के मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। दुनिया में भारत की कहानी वापस दमदार बने, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली
अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं, मगर बुनियादी मसला सुधारों का है। आर्थिक सुधारों से जब तक बुनियादी हालात नहीं सुधरेंगे, न मेक इन इंडिया की मुहिम सिरे चढ़नी है और न विदेशी निवेशक भारत आने हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजकाज संभालने के बाद सबसे ज्यादा उम्मीद भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर है। उनके आने के बाद से ही कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी, विकास दर बढ़ेगी, महंगाई कम होगी, रुपया मजबूत होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके कुछ संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर में बहुत सुधार हुआ। हालांकि उसमें 2 महीने पिछली सरकार के कार्यकाल के भी शामिल हैं, लेकिन इस आधार पर रुझान बदलने का दावा किया जा सकता है। इसी तरह महंगाई की दर पिछले 3 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि इसके बावजूद रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कमी नहीं की है, जिसे विकास दर बढ़ाने के लिए जरूरी माना जा रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि सिर्फ ब्याज दरों में कमी कर देने से विकास दर नहीं बढ़ जाएगी। उनका इशारा विनिर्माण क्षेत्र की सुस्ती की ओर है। पिछले दिनों विनिर्माण सेक्टर की विकास दर का जो आंकड़ा आया है वह निराश करने वाला है। इसमें भारी गिरावट आई है। रघुराम राजन का कहना है कि अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो ब्याज दर में कमी का भी कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि उद्योग जगत के लोगों से लेकर वित्त मंत्रालय में बैठे अधिकारियों का मानना है कि ब्याज दरों में कमी बहुत जरूरी है, पर राजन अगले साल फरवरी मार्च तक महंगाई की दर पर नजर रखने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि महंगाई की घटती दर को रिजर्व बैंक स्थायी नहीं मान रहा है। माना जा रहा है कि मानसून खराब होने का असर खरीफ की फसल आने के बाद भी दिख सकता है। बहरहाल सरकार के लिए राहत की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटे हैं। कच्चे तेल की कीमत बरसों बाद $100 प्रति बैरल से नीचे गई है, जिससे पिछले 4 महीने में पेट्रोल की कीमत 3 बार घटी है। सरकार कई वर्षों में पहली बार डीजल की कीमत घटाने पर भी विचार कर रही है। 2 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही सरकार इसकी कीमत कम करने का फैसला कर सकती है। सरकार के लिए दूसरी राहत की बात अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर की रिपोर्ट है। उसने भारत की साख सुधारी है, इसे स्थिर की श्रेणी में ला दिया है। यानी भारत में निवेश करने पर पहले जो खतरा बताया जा रहा था वो अब नहीं है। S&P ने कोयला खदानों को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं दी है। उल्टे एजेंसी का कहना है कि इस फैसले से सरकार को मौका मिला है कि वह इन खदानों का बेहतर ढंग से आवंटन कर सके। सो सरकार को इस फैसले का फायदा उठाना चाहिए। बजट में और उसके बाद सरकार ने आर्थिक सुधार के जो पहल किए हैं उसका भी असर दिखने लगा है। रक्षा उत्पादन के पिछले कई वर्षों से लंबित 2.5 दर्जन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। FDI की सीमा बढ़ने से निजी क्षेत्र की कंपनियों को इन परियोजनाओं को पूरा करने का मौका दिया गया है। भारत को उम्मीद है कि दुनिया की 3 आर्थिक महाशक्तियों चीन, अमेरिका और जापान ने निवेश का जो वायदा किया है वो आने लगेगा तो अर्थव्यवस्था की गति अचानक तेज हो जाएगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद रेटिंग के हवाले आर्थिकी पर चर्चा करेंगे। भारत की आर्थिकी में अब विश्वास का संकट खत्म है, मगर सुधारों और हालातों को ठीक बनाने के साहसिक फैसलों का मसला जस का तस है। निवेशक देसी हो या विदेशी, सभी इंतजार कर रहे हैं। मजदूर कानून, भूमि अधिग्रहण, बीमा, ब्याज दर जैसे पहलुओं पर सुधार के सभी इंतजार में हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान हैं। आनंद जी, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने भारत का दर्जा बेहतर किया है, एक स्थिर इकोनॉमी बताया है। क्या माना जाए इससे कि क्या सचमुच में आर्थिकी में अच्छे दिन लौट रहे हैं? एक ऐसा है कि माहौल तो बदला है और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच गया है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की इस रेटिंग से खास करके जो विदेशी निवेशक हैं उन पर जरूर असर पड़ता है। और जैसा कि पिछले कुछ महीनों में दिखाई भी पड़ रहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं और शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। इस रेटिंग में सुधार से निश्चित तौर पर उसको और बूस्ट मिलने की उम्मीद है। नहीं, लेकिन इसके साथ में क्या सचमुच में जमीनी तौर पर आर्थिकी के अंदर हलचल, देसी निवेशक पैसा लगाने की प्रवृत्ति, पैसा निकल रहा है, क्या उसमें क्या दयालत? यही ज्यादा बड़ी चिंता की बात है कि बाहरी तौर पर जहां माहौल सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहीं आंतरिक तौर पर मैन्युफैक्चरिंग अभी भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। उसके ताजा आंकड़े और चिंताजनक हैं और खास करके अभी जो ताजा एक आया है PMI जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो बता रहा है कि 9 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। दूसरा ये
है कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट भी अगस्त तक कुल 75% कंज्यूम हम कर मतलब चुके ये कि अगले 6 महीने में आप 25% पे गुजारा करना है आपको, और 7 नहीं तो महीने फिर में। घाटा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। हाँ। तो एक तरह से आपका फिस्कल डेफिसिट शूट करने के आशंका बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं, और इसके अलावा खास करके कृषि को लेकर के भी कि एक तरह से इस साल मानसून बहुत अच्छा नहीं रहा है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि 12% है, पर बाकी लोग कह रहे हैं कि एक तरह के सूखे के ही हालात हैं देश के बड़े हिस्से में। तो अगर कृषि का खास करके जो खरीफ की फसल है वो अच्छी नहीं होती है तो त्योहारों में मांग पर असर पड़ेगा। यूरो जोन के बारे में कहा जा रहा है कि वहां एक रिसेशन का खतरा है, और उस रिसेशन के कारण हमारे एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, ये अमेरिका के बाजार या वहां के भी, कि जापान का भी ये डेटा है, तो क्या ये संभव नहीं है कि वहां अगर मंदी है तो वहां से पूंजी यहाँ आए, और जो पूंजी के वायदे हो रहे हैं कि हम यहाँ आके इंडिया में करेंगे, क्या ये संभव है? क्योंकि भारत में जो ये है कि भाई डिमांड तो है, तो उस नाते उसका कुछ असर होता हुआ लगता है पीएम के डिमांड को लेकर के अगर देखें घरेलू बाजार में भी जो मैन्युफैक्चरिंग या परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि डिमांड नहीं बढ़ पा रही है जिस तरह की अपेक्षा की जा रही है। माहौल बदला है लेकिन डिमांड में उतना सुधार नहीं है, और उसके कारण ही मैन्युफैक्चरिंग में नया इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो आमतौर पर अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में पम्प प्राइमिंग की जानी चाहिए इकोनॉमी में, यानी पैसा ज्यादा झोंका जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाना चाहिए, लोगों को ज्यादा जॉब मिलेगी और उससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है। पर हो यह रहा है कि सरकार अपनी तरफ से हाथ, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि हम बिजनेस में नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट खुद नहीं करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी रिलक्टेंट है। और कई पॉलिसी लेवल पर उसमें रिलक्टेंस का क्या बुनियादी कारण ये नहीं है कि जो सुधार होने चाहिए, जो भरोसा गारंटेड मिलना चाहिए, भले वो पिछली डेट से टैक्स वाला मामला हो या लेबर रिफॉर्म हो, ये तमाम बातें, वो उस पर कुछ बात नहीं बढ़ रही है। उस पर कोई बात नहीं बढ़ रही, और उसका एक सबूत तो ये है कि जैसे देखिए अभी भी कई ऐसे फैसले कोर्ट ने कोयला वाला कर दिया, अब उसका क्या करेंगे खत्म, उसमें क्या अब सरकार आगे करेगी और कितनी जल्दी करेगी, इन सब चीजों पर बहुत सारी निर्भर करता है। गैस प्राइसिंग को लेकर के मामला बार बार टालना पड़ रहा है, और उसके कारण जो बहुत सारे जो हमारे बिजली घर हैं जो गैस की कमी का सामना कर रहे हैं और उसमें बिजली नहीं पहुंच पा रही है। तो ये सारे इश्यूज एक करके पॉलिसी लेवल पर भी सरकार ने कई फैसले किए हैं, लेकिन वो इस तरह के फैसले नहीं जिनको वो बार बार कह रहे थे कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको तुरंत हम करके कुछ इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, वो होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और उसके कारण इन्वेस्टर्स में अभी भी एक रिलक्टेंस है कि वो जिस तरह से खुल करके निवेश करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बल्कि इसके बजाय ये दिखाई पड़ रहा है कि जो एक तरह से सट्टा पूंजी है, शेयर बाजार में जो उछाल है, तो वो एक तरह से सट्टा पूंजी है। वास्तविक जो निवेश होना चाहिए, जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं हो रहा है। अगर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, अभी आईएमएफ की एक जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि जो बाहरी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं उसमें बेहतर ये होगा कि जो ब्रिक कंट्री है उसमें भारत भी शामिल है, वो कह रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट दुगना तिगुना करें। नहीं, लेकिन वो सवाल तो यही है कि वो हो कैसे, वो पॉलिसी डेडलॉक्स हैं, वो एक पॉलिसी डेडलॉक है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार अपना खर्च करने की अभी स्थिति में नहीं है ज्यादा। पर देखिए कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, जैसे एक तरह से कहिए तो पेट्रोलियम प्राइसेस गिरी हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस गिरने के कारण इन्फ्लेशन पर दबाव कम हुआ है, और एक तरह से एक सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर राहत की बात है। और अगर आप सरकार ने जैसे प्लान किया हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट का, तो अगर ये जो पैसा आ रहा है और थोड़ा सरकार रिस्क ले कि अगर हम नहीं हो पा रहा है, तो जैसे रेलवेज में ये हाईवेज में अगर पैसा लगाए सरकार अपनी तरफ से भी, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी में जो पंप प्राइमिंग की बात है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा अगर सरकार उसमें पैसा लगाती है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें जो एक रिलक्टेंस दिखाई पड़ रहा है, और जिस तरह के इन अनुकूल माहौल है, आपका एक तरह से क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है, कि बाहर से और वैसे फील गुड वाला माहौल है, लेकिन फील गुड को ठोस में कन्वर्ट करने के लिए जो दो चार जो कुछ बुनियादी चीज चाहिए उसकी कमी है, वही होना कमी है। और सरकार को इसमें थोड़ा साहस दिखाने की जरूरत है, मतलब जो बंधे बंधाए फार्मूले के आधार पर जो चलने की कोशिश है, मतलब वो रघुराम राजन जो एक फार्मूले पे ले जा रहे हैं या बाकी जो आर्थिक सलाहकार ले जा रहे हैं, उससे बाहर निकलकर जोखिम लेने की बात, जोखिम लेने की। और अगर सरकार चुनाव जीतने के इतने अनुकूल माहौल में पहले साल में बड़े जोखिम नहीं लेगी तो कब जोखिम लेगी? तो इसलिए ये अर्थव्यवस्था को अगर एक
जिसको कहते हैं ब्रेक थ्रू करना है तो जोखिम लेना पड़ेगा, और उसमें मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरत इस समय इन्वेस्टमेंट की है। नहीं आनंद जी, इसमें ठोस तात्कालिक तौर पर अगले 1-1.5 महीने में, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी विदेश यात्राओं से अनुभव हो गया क्या डिमांड है, क्या लोग चाहते हैं, उस नाते क्या कुछ हो सकता है तत्काल तौर पर? देखिए, एक तो जैसे इंडस्ट्री की तरफ से बहुत डिमांड है और जिसको लेकर रघुराम राजन बार बार रिलक्टेंस दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक 6% पर महंगाई दर नहीं आएगी तब तक हम इंटरेस्ट रेट में कट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रेट कट एक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी डिमांड है। पॉलिसी डेडलॉक को खत्म करना वो दूसरी डिमांड है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं वो पॉलिसी के लेवल पर, जैसे एक जो मेजर मुझे लगता है कि मैसेज के तौर पर जो पिछली सरकार के समय भी एक बड़ा सवाल बना हुआ था और जिसको उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की थी कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल सेक्टर में, इसको लेकर के सरकार बार बार ये कह रही कि हमारी पॉलिसी में नहीं है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिस पे बुनियादी तौर पर कुछ न कुछ तत्काल होना चाहिए और इनको अपने अगर नहीं किया और 6 महीने इसी तरह के अभी जो पिछले 4 महीने गुजरे वो गुजरा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्योंकि चूंकि बाहरी एक्सटर्नल सिचुएशन जो है वो कमजोर हो रही है, यूरोजोन फिर से रिसेशन में जाने का खतरा हो रहा है, तो उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर तुरंत पड़ेगा और जो 5% से 2 साल से लगातार चल रहा है फिर 5% के आसपास ही न रह जाए। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।